बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 3। ये रही आपकी बुक, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4। और इसके अंदर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT चल रही है, इसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स देख चुके हैं, स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड और उसकी टाइप SS, SP, PP विद एग्जांपल्स जो है पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए, वरना आगे बात उनको समझ में नहीं आएगी। अब हम चलते हैं पाई बॉन्डिंग की तरफ। पाई, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई बॉन्डिंग। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और पाई को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड की एक वर्ड इसके साथ कनेक्ट कर दें, लीनियरली ओवरलैप, यानी कि इसका मतलब है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। इसके अंदर हमने 3 टाइप्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड की डिस्कस की थी, जिसके अंदर 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो बिल्कुल जो है इन दोनों एटम्स का न्यूक्लियस आमने सामने होता है। और जब 2 एटम्स का न्यूक्लियस आमने सामने होगा, एक दूसरे के सेंटर में होगा, बीच में होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी, चाहे उसकी कोई सी भी टाइप हो, SS हो, SP हो या PP हो, तो ये बॉन्ड भी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये है इसका टू द पॉइंट, ये की वर्ड है इसका, इसको नोट कर लें अपने पास, लीनियरली ओवरलैप। पाई बॉन्ड जो है ये कौन सी टाइप है? ये इसमें ऑर्बिटल्स जो हैं वो लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स जो हैं वो लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये कि फेस टू फेस, फेस टू फेस। इसको उर्दू में अगर मैं लिखूं तो आमने सामने, आमने सामने। इसको एक और वर्ड से बुलाया जाता है, इसको हम कहते हैं पैरेलल भी। तो यही वर्ड होते हैं जो कि आपके पास जो है ना, पैरेलल टू ईच अदर। आप ये भूल जाइए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं अभी, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप अपने आप को सपोज करें कि अब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर से इवन ये कि 9 मैट्रिक से माइंड बना के चलेंगे कि एंट्री टेस्ट को फोकस करना है हमें सेकेंड ईयर के बाद, तो जाके आपको ये सही मायनों में समझ में आएगा। और सेकेंड ईयर के बाद जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर जो MCQs आपको दिए जाएंगे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो आपको MCQs इतनी आसान ज़बान में नहीं देगा, वो मुश्किल होगा, ठीक है। यही अल्फाज वहाँ पर आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है तो फिर क्या होगा। अब पैरेलल ओवरलैपिंग का आपको पता ही नहीं है, या लेटरल ओवरलैप का आपको पता ही नहीं है, या लीनियर ओवरलैप का आपको पता ही नहीं है, वो ये थोड़ी बोलेगा सीधा आपसे पाई बॉन्ड बता दीजिए। नहीं भाई, इतना आसान होता तो सारे नहीं पास करके बैठे होते। वो ऐसे थोड़ी को बोलेगा आपको सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। नहीं नहीं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। और यकीन कीजिए कि आप लोग खुश नसीब हैं जो इस वक्त मेरी ये वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। शायद ही कहीं इस वक्त जो है, मैं सर्वे भी करता रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर देखता रहता हूँ, बहुत सारी जगहों पर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं शॉर्ट कट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में। बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स फैजियाब हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी एग्ज़ाम की तैयारी तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही। कुछ भी कर लें वो उनसे नहीं कर सकते, पूरा कॉन्सेप्ट जो है उनको गेन करना पड़ेगा। बहरहाल, तो टू द पॉइंट, पाई बॉन्डिंग क्या है? जिसके अंदर लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल्स। टू द पॉइंट ये मैंने लिख दिया। बाकी यहाँ पर जो है, लेकिन एक बात जहन में यहाँ पर रखनी है, जिसमें फेस टू फेस ओवरलैप कर रहे हैं या पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2 एटम्स के। यहाँ पर एक बात और भी है कि पाई बॉन्ड जो है
वो हमेशा दूसरे नंबर पे बनेगा, ये बात याद रखिएगा। इसका कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर। आपने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को अगर आप देखें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, इसके अंदर डबल बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के एटम्स डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें से पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा सिग्मा बनेगा। फर्स्ट बॉन्ड जहन नशीन कर लीजिए, पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बने। समझ आ गई बात? तो इसी तरह घूम फिर के एमसीक्यूज आपके सामने आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो पहले नंबर पे इसमें पहला बॉन्ड जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा जो बनेगा पाई बनेगा। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन की ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो पहला कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा का बनेगा, दूसरा पाई का बनेगा और तीसरा भी पाई का ही बनेगा। समझ आ गई बात? 3 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनते ही नहीं है दो एटम्स के दरमियान। एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें CH4 की, इसको मैं अभी डिस्कस करना नहीं चाहता, पहले ही बता दूँ, सिर्फ आपको अभी वैसे ही हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये CH4 का मॉलिक्यूल है ना, इसमें बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। इसको तो हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी देखेंगे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 4 बॉन्ड जो ये कार्बन बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, तो आप बैक वक्त सिर्फ 2 एटम्स को देखेंगे। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया कौन सा बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ बनाया कौन सा बनाया? सिग्मा बॉन्ड। और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो बनाया सिग्मा बॉन्ड। यानी कि अब यहाँ पर आप परेशान ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है वो पहला बॉन्ड इसके साथ सिग्मा बना लिया तो दूसरा इसके साथ पाई बनेगा। नहीं नहीं नहीं, एक एटम 2 एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, बस सिग्मा की कहानी यहाँ खत्म। 2 एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बनेगा। और तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा भी पाई बनेगा। 3 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनते ही नहीं है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं यहाँ पर, और इसकी एग्जाम्पल क्या है। इन डिटेल्स में ज़्यादा बात इसमें कर नहीं रहा क्योंकि आगे जो है अभी यहाँ पर हमारे पास मज़ीद डिटेल मौजूद है। अगला टॉपिक भी इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पेज नंबर 53 पे आप देख लीजिए, दूसरा टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद एक टेबल भी मौजूद है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, ये सारे के सारे ये अभी आ जाएंगे इसी के अंदर, जब मैं इनकी डिटेल्स बताऊँगा। कंपैरिजन होगा सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का इन डिटेल। इसकी एग्जाम्पल देख लें ज़रा आप। सिग्मा बॉन्ड की अभी मैंने बता दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें, एक ऑक्सीजन का एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1s2 2s2 2p। जब ये p की बात आए ना तो आप मेहरबानी करके थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लिया करें। 2p2 करने के बजाय ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2p4 करने के बजाय अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप इसको कीजिए 2px 2py 2pz। वजह क्योंकि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास रह गए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखें पहले, और उसके बाद यहाँ पर आप डबल इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो क्लियरली आपको ये जो ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, 2p ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन 2px में ये आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ना। क्लासिकल मॉडल को ज़रा समझ लीजिए, बड़ा ही आसान है। हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें
ये क्लासिकल स्ट्रक्चर है, पुराना ओल्ड, बच्चों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा होता है ये इस तरह से ड्राइंग करके। तो यहाँ पर देखें आप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। वजह क्या है, इस हाइड्रोजन के एटम को लें तो इसके पास भी एक ऑर्बिटल है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका बनाएं तो इसके पास भी एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। और इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन के एटम अपने अपने ऑर्बिटल्स को शेयर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ये क्लासिकल मॉडल है ऑक्सीजन का, जो ड्राइंग की मदद से मैंने आपको दिखाया। ये देखें, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑक्सीजन का एटम लेके आया है और यहाँ पर ये ब्लैक मैंने बना दिया। अब समझ जाइए, ये जो आपको पेयर नज़र आ रहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। उसके बाद ये दूसरा पेयर, जो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर बना हुआ है। ये दो लाइंस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लासिकल मॉडल इसका देख लें, एक नाइट्रोजन के एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बनाता है दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ। ये पहला पेयर बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया। ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया। समझ में आ रही है बात। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का। 3 शेयर्ड पेयर बने हैं यहाँ पर, 3 शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर। ये जो अलग अलग नज़र आ रहा है आपको, इस नाइट्रोजन के पास ये वाला, ये लॉन पेयर है। इस नाइट्रोजन के पास ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये लॉन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास ये जो नज़र आ रहा है लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है। ये 2 शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर। अब आपको पेयर से कोवलेंट बॉन्ड का मकसद समझ में आ रहा होगा कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। दोबारा मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें ऑक्सीजन की एग्जाम्पल जो है, इसके अंदर ये ऑर्बिटल आपको जो है वो अनपेयर्ड नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और जो नीचे वाला दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास इसका ये वाला ऑर्बिटल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों क्या करेंगे, 2py, एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का 2py, ये मिलेंगे आपस में और उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ एरो करके बना रहा हूँ, प्लस मैंने लिख दिया है प्लस, तो उसके नतीजे में बनेगा 2py और उसमें ये डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। बिल्कुल इसी तरह इस ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है 2pz और दूसरे वाले ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है, दोनों क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे हम, यहीं प्लस बना देता हूँ मैं। ये प्लस होंगे किस सेंस में कि यहाँ पर शेयरिंग होगी, यहाँ पर पेयरिंग होगी, यहाँ पर शेयर्ड पेयर बनेगा और शेयर्ड पेयर बनने के बाद ये लेके जा रहा हूँ आगे, ये देखें क्या बनेगा, ये 2pz और ये इस तरह से पेयरिंग मुकम्मल हो गई। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम के दरमियान बना। कौन से ऑर्बिटल्स ने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, 2py और 2pz और 2pz ने मिलके 2 जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाए, मतलब 2 जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। समझ में आ गई बात आपको। तो ये पूरी तफसील मैंने आपको बता दी है। अब हम इन ऑर्बिटल्स की शेप की तरफ चलते हैं, इन ऑर्बिटल्स की शेप की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि शेप इनकी कैसी होती है। एस जो है सब शेल, इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल गोल होती है। एस जो सब शेल है हमारे पास, इसकी शेप कैसी होती है, गोल। और पी जो है
इसकी शेप जो होती है वो डम्बल्ड होती है, लेकिन P क्योंकि 3 है इसलिए पी एक्स को देखें तो इसको ये इस तरह से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होता है ये। पी वाई को अगर देखें तो ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में होता है इस तरह से। और पी जेड ऑर्बिटल को देखें तो ये जेड एक्सिस डायरेक्शन में होता है ऐसे क्रॉस में। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ पर एक पी वाई मतलब ये जो कौन सा है पी वाई, ये जो आपको नज़र आ रहा है वाई एक्सिस वाला एक ये आएगा, और दूसरे ऑक्सीजन का बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा पी वाई आएगा। समझ आ रही है बात? एक ऑक्सीजन का एक पी वाई ऑर्बिटल आगे आएगा, दूसरे ऑक्सीजन का दूसरा पी वाई ऑर्बिटल आएगा। लेकिन 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 मत भूलिए कि ये पहला कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसको मिटा दूं वरना इससे कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को, साथ ही मैंने लिख दिया था। तो क्योंकि ये पहला बॉन्ड बन रहा है, ये बात मैंने शुरू में ही बता दी थी कि दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर वो हमेशा सिग्मा बनेगा। और सिग्मा जो है वो सेंटर टू सेंटर यानी कि लीनियरली ओवरलैप होता है सेंटर टू सेंटर। तो अगर मैं इसको पी वाई ऑर्बिटल्स को इस तरह से रखूँगा तो ये सेंटर टू सेंटर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे इनके सेंटर्स को इनको मिलाना है आपस में। तो यहाँ पर मैं इसको इस शेप में लेके आऊँगा, पी एक्स वाली शेप में लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए। स्पेस में तो ये वैसे ही मिलेंगे सेंटर टू सेंटर, लेकिन अभी तो मजबूरी है इस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये पी वाई एक ऑक्सीजन एटम का और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का, ये एक पी वाई ये दूसरा पी वाई, ठीक है। ये मिले हैं आपस में और उसके नतीजे में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब जो पी वाई बनेगा ये 2p है, दूसरे शेल का है, याद रखें दूसरे ऑर्बिट दूसरे शेल का है, ये एल शेल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो बनेगा 2p और ये दो इलेक्ट्रॉन अब आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं। जो आपकी बुक में पिक्चर बनी है ना, मैं वो भी बनाऊंगा, उससे परेशान नहीं हो, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये पहला जो पी वाई के दरमियान बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है? ये बना है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बना है? ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भाई। अब चलते हैं ज़रा इस पी जेड और पी जेड की तरफ। 2pz और 2pz को अब हमें बॉन्डिंग देखनी है। याद रहे 2pz और 2pz दोनों ऑक्सीजन एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका। अब सिग्मा बॉन्ड दोबारा नहीं बनेगा, अब पाई बॉन्ड बनेगा। लेटरल ओवरलैप होगा, फेस टू फेस ओवरलैप होगा, पैरेलल ओवरलैप होगा, ठीक है। तो पी जेड को मैं इस तरह एक्चुअल शेप में नहीं ले सकता, मुझे इसको पी वाई की शक्ल में लाना पड़ेगा इस तरह से। ये एक पी जेड एक ऑक्सीजन एटम का, ये दूसरा पी जेड दूसरे ऑक्सीजन एटम का, 2pz इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा pz इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? ये देखें, ये इस तरह से ये मैं बना रहा हूं, ये डॉट 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 नजर आ रहे हैं आपको। ये जो आपको एक डंबल शेप्ड ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये जो इसकी ये एक पोर्शन है इसको कहते हैं लॉब। ये इसका दूसरा जो पोर्शन है इसको भी कहते हैं लॉब। तो एक p ऑर्बिटल जो है वो दो लॉब्स से मिलके बनता है। इसकी लॉब्स जो है मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ, बड़ी लॉब्स कर दी मैंने इसकी, ठीक है। तो इनको लॉब्स कहा जाता है, ये बात मत भूलिएगा। पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं ये बात, वैसे इस तरह से ही मैंने आपको बना दिया। अब यहाँ पर देखें आप, जिस तरह क्लियरली सिग्मा बॉन्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि इस पी वाई ऑर्बिटल का एक लॉब पूरा का पूरा दूसरे पी वाई ऑर्बिटल के अंदर घुसा हुआ है उसके अंदर। तो और इसके अंदर अगर आप देखें 2pz और 2pz के अंदर, इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इसका एक लॉब दूसरे के लॉब के साथ इंटरेक्ट हुआ उसके अंदर घुसा हुआ, ऐसा नहीं है। इनके दरमियान
डिस्टेंस मौजूद है लेकिन बॉन्ड बना हुआ है। ये एक 2pz और ये दूसरा 2pz, ये बनाएगा 2pz और इसके अंदर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे क्योंकि ये दोनों बॉन्ड, ये वाले सिग्मा बॉन्ड और ये पहला पाई बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड और ये पहला पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये पहला पाई बॉन्ड जो है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं, ऑक्सीजन के अंदर हो रहे हैं, O2 के अंदर हो रहे हैं, तो इसके लिए अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं इसको ले लेता हूँ आपके सामने, सिग्मा बॉन्ड को, ये और ये सिग्मा बॉन्ड। अब इसी के अंदर ये देखें, यहाँ से ये ड्राइंग आपको बनानी आनी चाहिए। ये बात आप मेरी ज़हन नशीन कर लीजिए, ड्राइंग स्केचेस वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। आप वो अपना जहन हटा दीजिए, वो 9 मैट्रिक वाला जो आपका जहन था कि हाँ चलो याद कर लेंगे, पेन चला के जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर तक मामला रह जाएगा। नहीं नहीं, आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ड्राइंग बनानी पड़ेगी आपको, तब जाके आपके सही जहन में पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा। अब ये देखें, ये कौन से हैं, ये वाले, ये एक 2py है, ये दूसरा 2py है। ठीक है, ये देखें, ये रहा एक ऑक्सीजन एटम का, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का 2py। इन्होंने यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, 2pz, एक ऑक्सीजन एटम का, ये दूसरा ऑर्बिटल है 2pz दूसरे ऑक्सीजन एटम का। ये यहाँ से बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, ये कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, ये बन रही है पाई बॉन्ड। इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, आपको बुक पे बाकायदा नज़र भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इसमें तीनों p के ऑर्बिटल दिखाए गए हैं। देखें y की तरफ, py की तरफ तो हम जब जाएंगे जब px में मामला निमट जाएगा। तो ये मत भूलिएगा कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दूसरा ऑक्सीजन एटम जो है, इनके दरमियान ये 1s नहीं है, 2s नहीं है, 2px नहीं है, नहीं भाई ये सब मौजूद हैं। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट इनको नेगलेक्ट करके इनकी तरफ लेके आया हूँ जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी तरफ लेके आया हूँ जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। 1s2, 2s2, 2px2, इसको तो मैंने जिक्र किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 2px को भी बना सकता हूँ जैसे कि आपकी बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है उसको ड्राइंग करना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने py को ले लिया, वर्टिकल में मैंने pz को ले लिया, अब px रह जाता है, उसको मैं यहाँ पर ये ले आता हूँ, इस तरह से छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर तो बड़ी अच्छी ड्राइंग हुई हुई है। अच्छा, इनके अंदर अब ये जो py और py है, इनके दरमियान यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, अब मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये याद रखिए 2 ऑर्बिटल के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और जिस जगह पर मिक्स होते हैं, इंटरएक्ट होते हैं, जितना जितना स्पेस दोनों ऑर्बिटल्स का इंटरएक्ट होता है, मिक्स होता है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये बात मत भूलिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये। नहीं समझ में आ रहा, पीछे मुड़ के दोबारा वीडियो को बैक करके मेरी इस बात को दोबारा सुने। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके MCQs में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन। ज़रूरी थोड़ी है वो आपको ड्राइंग बना के देगा। यही जो बात मैंने बोली है, यही बात लफ्ज़ों में बोल के MCQ को उठा के आपको दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पर ये जो हो रही है बताइए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। बॉन्ड तो बनाया हुआ है py ने, होगी कहाँ, यहाँ, यहाँ नहीं भाई, यहाँ होगी। इसीलिए आपने भी ये 2 उल्टे एरो इस जगह पे बनाने हैं। समझ में आ रही है बात आपको, ताकि क्लियरली जो है वो पता लग जाए। अब यहाँ पर ये जो मैंने pz वाला बनाया था, ये वाला, ये रहा pz वर्टिकली, तो ये pz और pz के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, अब यहाँ तो 2 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए मैं सिंगल सिंगल यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब रह गया तीसरा वाला ये पी एक्स, जो कि ऐसे बनाया हुआ है, बहुत मुश्किल से मैंने बनाया। ये याद रखिएगा कि ये वाला पी एक्स और ये वाला पी एक्स, ये दोनों जो है वो बॉन्ड नहीं बना रहे, ठीक है। दो एटम जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो अपने अनपेयर्ड ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्डिंग होती है। जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, जैसे कि ये ऑक्सीजन का एटम है तो इसका 2p एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन का एटम है, इसका 2py एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz एक इलेक्ट्रॉन है। ये VBT कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कहेंगे। बुनियादी फर्क रखिएगा, ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि सिर्फ यही जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं यही आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन अभी से बता देता हूँ, आगे आने वाली जो MOT थ्योरी है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो ऐसा नहीं कहती। वो कहती है जितने भी ऑर्बिटल हैं सब बॉन्ड बनाते हैं, जितने भी ऑर्बिटल हैं सब के सब बॉन्ड बनाते हैं। ये आगे आने वाली थ्योरी कह रही है, इसलिए ज़रा फ़र्क रखिएगा। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान नहीं है। बहुत ध्यान से एक एक MCQ को बहुत ध्यान से बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी ग्रिप होगी उसके ऊपर कि वो आपसे बोल क्या रहा है। तो VBT यही कहती है। अब यहाँ पर ये जो दो हैं ऑर्बिटल ये मौजूद हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड ये नहीं बना रहे। ये जो दो ऑर्बिटल हैं मौजूद हैं, केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे। ये जो दो ऑर्बिटल हैं 2px मौजूद हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे। इसकी पिक्चर मैंने इस ड्राइंग में नहीं बनाई, आपकी बुक में भी नहीं है। इसकी पिक्चर मैंने इस ड्राइंग में नहीं बनाई, आपकी बुक में भी मौजूद नहीं है। हाँ, इसकी जो है 2px की ये पिक्चर बनी हुई थी तो मैंने बना भी दी। और 2px के अंदर आपको पता है पहले से ही दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इसके साथ ये बना दें आप। ये हमारे पास 2px हो गया, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ज़हन नशीन कर लें अभी आप ये बात। ये आगे क्रॉस क्वेश्चंस जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह। अभी हमने इससे पिछली वीडियो में सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी। सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स जो है वो हमने पढ़ी थी। सिग्मा बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ी थी। इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी SS, इसकी टाइप हमने पढ़ी थी SP, इसकी टाइप हमने पढ़ी थी PP। ये बात मत भूलिएगा बिल्कुल भी कि सिग्मा बॉन्ड की कोई सी भी टाइप है, कोई सी भी टाइप है स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। नोट कर लें इसको अपने पास, पाई बॉन्ड। ये नोट्स में डाल लें, ये क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, इसको नोट्स में डाल लीजिए अभी के लिए, अभी नोट कर लें कि सिग्मा बॉन्ड की कोई सी भी टाइप है, SS ओवरलैप है, SP ओवरलैप है, PP ओवरलैप है, कोई सी भी टाइप है, वो स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से। नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। असल में ये नीचे वाला टॉपिक भी मैंने अभी साथ ही शुरू कर दिया। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो सिग्मा बॉन्ड की कोई सी भी टाइप है वो स्ट्रॉन्गर होगी पाई बॉन्ड से। अब चलते हैं कंपैरिजन इन्हीं के दरमियान, इनके अंदर कौन कौन से, क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है कि ये आपस में जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। SS जो है वो क्या SP से स्ट्रॉन्ग है या वीक है। भाई देखें, अगर इसकी भी टाइप बनी है सिग्मा बॉन्ड के अंदर भी, SS सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड, PP सिग्मा बॉन्ड, तो इनके दरमियान ये जो टाइप्स बनी हैं, ये इनके दरमियान भी तो स्ट्रेंथ का, ताकत का फ़र्क होगा ना। ये SS बॉन्ड जो है ये क्या स्ट्रॉन्ग है SP से, और SP सिग्मा बॉन्ड जो है क्या वो स्ट्रॉन्ग है PP से? नहीं, उल्टा सिस्टम है। ये मैं आपको बता दूं, SS वीकर देन SP and SP is weaker than PP। मैंने कमज़ोर की बात की है, तो SS सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीक होता है SP से, ठीक है। और SP
सिग्मा बॉन्ड वीक होता है pp से। यानी कि अगर तीनों का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड की टाइप्स का आपके सामने आए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, नोट्स में डाल लीजिए आपने। उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग है, sp है। उसके बाद कौन है, ss है। ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन कोई सी भी ये याद रहे कि ss जो है वो sp से तो वीक है, लेकिन ss सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड से वीक नहीं है, पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग ही होगा। मैंने पहले ही बता दिया, कोई सी भी टाइप हो। बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम ओवरलैप पे, मैक्सिमम ओवरलैप। आपने जो अभी दो टाइप्स देखी हैं सिग्मा बॉन्ड की, इसमें ये पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड आपने देखा और उसके बाद आपने जो है ये पाई बॉन्ड देखा। ये पाई बॉन्डिंग है और ये सिग्मा बॉन्डिंग है। अब इसको क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ। बॉन्ड की ताकत जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम ओवरलैप पर। जितना ज़्यादा एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर घुसा हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, शेयर्ड हुआ है, ओवरलैप हुआ है, उतना ही वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप क्लियरली देख लें यहाँ पर, ये जो सिग्मा बॉन्ड था अभी हमने बनाया था पी वाई और पी वाई के दरमियान, दोनों ऑक्सीजन के एटम के, सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, अब आपको पता लग गया। लेकिन आप शेप देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं, शक्लें देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखें ओवरलैपिंग यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा मजबूत जो है वो बॉन्ड होगा। यहाँ पर आप देखें ओवरलैपिंग कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी दूर है, समझ में आ रही है बात आपको। यहाँ पर इनफैक्ट ये ओवरलैप पूरे तरीके से हो भी नहीं रहे, हो तो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तो हम बना नहीं पा रहे, इसको अगर मैं थोड़ा और क्लियर करूँ ना, और इसको क्लियर पिक्चर बनाऊँ मैं इसकी, जो कि बुक में नहीं बन सकी, वो इस तरह से होती है। ये और ये होती है असल में पाई बॉन्डिंग। अब देखें ओवरलैपिंग तो इसमें हो रही है, लेकिन इसको देखें और इसको देखें, फ़र्क है इसके अंदर। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड होगा, ठीक है भाई। ये आगे आपका सेल्फ असेसमेंट जो है इसके अंदर आ रहा है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये बात आपने, फिर बता रहा हूँ मत भूलिएगा, आगे आने वाली MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें क्या बात की जा रही है इसको अलग रखिएगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपसे क्या बात कर रही है इसको अलग रखिएगा। क्योंकि इन दोनों थ्योरीज़ का आगे चल के आप क्लैश देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगला टॉपिक जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, पेज नंबर 54 निकाल लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोई सी भी थ्योरी है, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं। ये बात याद रखिएगा। यानी कि ये थ्योरी जो कुछ बोल रही है कि कोवलेंट बॉन्ड असल में क्या है, ओवरलैप का नाम है ऑर्बिटल्स के, ये थ्योरी यही बात कर रही है ना। VBT जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, टू द पॉइंट अगर आपसे बात की जाए, कोई पूछे भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बात कर रही है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू द पॉइंट ये बात कर रही है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जैसे कि अभी हमने 2p z को देखा और 2p y को देखा, ये हाफ फिल्ड थे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन था, दो दो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसको कहते हैं हाफ फिल्ड। तो VBT क्या कहती है हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, केमिकल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड वो है जिसके अंदर दो एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। मेरे इस जुमले को लिख लीजिए ताकि क्लियरली आपको पता हो कि VBT आपको बोल क्या रही है। और अभी तक आप देख लें कि हमने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का ही इंटरेक्शन देखा है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में जब हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो MOT आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पेज नंबर 54 पे ही है, तो ये दूसरी बात करती है, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस पहले आप देख लें, फिर मैं इसके टेबल की तरफ भी आऊँगा। VBT क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कहती है कोवलेंट बॉन्ड क्या है, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है। VBT कहती है कि ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड
ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, अब यहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अब कार्बन की इसमें एग्जाम्पल दी गई है कि कार्बन जो है उसके अंदर ये फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, और किसके अंदर, बोरॉन के अंदर भी और बेरिलियम के अंदर भी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। बोरॉन का जो है वो एटॉमिक नंबर 5 है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए वीबीटी के मुताबिक, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे 1s2 में, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s2 में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं 2p के 3 पोर्शन बना लेते हैं, 2px, 2py, 2pz। तो वीबीटी ये कहती है कि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। एक बात याद रखिएगा, वैलेंसी का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसको वैलेंसी कहते हैं वीबीटी के मुताबिक। के नंबर मतलब तादाद, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद जो है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ गए 1s2 2s2, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2px में रखेंगे 2py में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आपको कार्बन के अंदर 2pz में तो कोई इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपको कार्बन में 2 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ कार्बन वीबीटी के मुताबिक कितनी है, 2 है। अब ज़रा मैं पहले भी एक बात आपको बताया, उसको ज़रा अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक बात करता हूँ, एक वर्ड होता है थ्योरी, दूसरा वर्ड होता है प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट। थ्योरी का मतलब होता है बात, प्रैक्टिकल का मतलब होता है अमल। मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि भाई आप जो है वो किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, अब ज़रा ध्यान से तसल्ली से मेरी बात सुनिए, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे आप, वो नीचे जाके गिरेगी। जैसे कि ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये नीचे आके गिरेगा। मेरा ये कहना है, मेरी ये बात है, मेरी ये थ्योरी है। क्या थ्योरी दी मैंने, कि किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी। ये मेरी बात है, ये मेरी थ्योरी है। अब इस थ्योरी और मेरी इस बात को कन्फर्म्ड करना है। क्या करना है, कन्फर्म्ड करना है बाय एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा करके, बाय एक्सपेरिमेंट। आपने इसको क्या करना है, इसको कन्फर्म्ड करना है, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके। अब आपने बोला अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, तो फिर आपने कहा किसी भी चीज़ को आप छोड़ेंगे अपने हाथ से तो वो नीचे आएगी, तो आप तजुर्बा कर लेते हैं, आपकी बात साबित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने जब मार्कर छोड़ा, ये नीचे आके गिर गया, साबित हो गई बात। जो थ्योरी में आपने बात बोली है वो प्रैक्टिकली भी कंफर्म्ड हो गई। तो दोनों चीज़ें ओके होनी चाहिए, तभी कोई बात मानी जाती है। समझ में आ गई बात, तभी कोई बात मानी जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। किसी एटम की वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की तादाद को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी इस हिसाब से क्या हुई, कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन 2 हुई, क्योंकि इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। देखें, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2px और 2py के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड हैं ये। तो 2 हाफ फिल्ड हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, 2। किसके मुताबिक, वीबीटी के मुताबिक। ये थ्योरी है वीबीटी की, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम कंफर्म्ड करते हैं इस बात को, प्रैक्टिकली जब हम कंफर्म्ड करते हैं इस बात को, तो कार्बन हमें 4 वैलेंसी दिखाता है। कार्बन हमें क्या दिखाता है, 4 वैलेंसी। 4 को कहते हैं टेट्रा, और इससे वर्ड बनता है टेट्रा वैलेंट।
तो कार्बन क्या है, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की, एक्चुअली 4 है। कौन बता रहा है, प्रैक्टिकल बता रहा है, हमारा एक्सपेरिमेंट बता रहा है, लेकिन थ्योरी जो वीबीटी है, अब यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्लैश हो गया ना क्लैश। वीबीटी कह रही है कि भाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की तादाद वैलेंसी है, तो कार्बन में इस हिसाब से हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2 बनते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात चेक करते हैं तो हमें कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं, कार्बन की वैलेंसी हमें 4 नज़र आती है। कार्बन टेट्रावैलेंट है। इसकी मिसाल यहाँ पर देख लीजिए आप, CH4 मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, इसको देखें। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 ना होती तो क्या कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स को एकोमोडेट करता? नहीं, ऐसा नहीं करता। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो ये बात गलत हो गई, वीबीटी इसको क्लियर नहीं कर रही। बोरॉन की तरफ चलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2। अब p की तरफ जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2px। इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 2py और 2pz को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये इस हिसाब से बोरॉन के पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल बचता है, तो वैलेंसी जो होगी वो बोरॉन की क्या होनी चाहिए, वीबीटी के मुताबिक वैलेंसी ऑफ बोरॉन जो है वो 1 होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारा प्रैक्टिकल जो है वो इस बात को नहीं मानता। हमारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं ये कि ये जो बोरॉन है ये ट्राईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी जो है बोरॉन की 1 नहीं है, इसकी 3 है। ये ट्राईवैलेंट है बोरॉन, ट्राईवैलेंट बोरॉन है, ट्राईवैलेंट है बोरॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी वीबीटी जो है वो क्लियर नहीं कर रही कि बोरॉन का क्या किया जाए। भैया आपके मुताबिक तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तादाद एक है। अब बेरिलियम की तरफ चलते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2। याद रहे जब अगला शेल शुरू हो जाता है KLMN, K के अंदर एक सब शेल है, L के अंदर 2 सब शेल हैं S और P। आप दूसरे शेल की तरफ जा चुके हैं तो वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन भले ख़त्म हो गए हों लेकिन ऑर्बिटल अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, भले खाली हैं, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2px 2py 2pz। यहाँ पर 0 0 बना दें आप, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोई इशू नहीं। लेकिन क्योंकि दूसरा शेल शुरू हो चुका है इसलिए S और तीनों px py pz मौजूद हैं, भले खाली हैं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचते। बहरहाल, तो इस हिसाब से अगर हम बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आ गए, 1s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, 2px 2py। इसका मतलब बोरॉन की बेरिलियम की जो है वो वैलेंसी कितनी है, 0। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि बेरिलियम की वैलेंसी 0 नहीं है, बेरिलियम जो है वो डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट। इसकी वैलेंसी बेरिलियम की 2 है, वैलेंसी बेरिलियम की 2 है। अब क्या किया जाए, तो ये लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन लिखी हुई है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ शॉर्ट कमिंग्स में, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखें, जब तक आप इन लिमिटेशंस, शॉर्ट कमिंग्स को, वीकनेसेस को, ड्रॉबैक्स को वीबीटी के नहीं समझेंगे, आपको आगे आने वाली जो थ्योरी MOT है वो बहुत मुश्किल है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, तो वीबीटी जो है इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कार्बन को, बोरॉन को, बेरिलियम को। अब आगे चलते हैं, दूसरी क्या जो है वो प्रॉब्लम है। मैग्नेट की मैंने आपको मिसाल देके ये बात समझाई थी। मैग्नेट जो है, शुरू में मैंने पहली वीडियो में स्पेस और मैग्नेट, और स्पेस से फिर मैंने आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। बहुत अहम तरीन लेक्चर है। हमेशा पार्ट 1 जो है उसके अंदर मैं बड़ी तफसील से बात करता हूँ, क्योंकि वही सारा का सारा जो है वो उसमें तफसील होती है। पार्ट 1 पे आपकी अच्छी ग्रिप है ना, तो मैंने स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। स्पेस से फिर मैं फील्ड की तरफ आपको लेके आया था कि फील्ड भी जो है वो एक स्पेस ही है।
इसके अंदर फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड भी मौजूद है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किससे मुताल्लिक है? ये मैग्नेट से मुताल्लिक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किससे मुताल्लिक है? ये चार्ज पार्टिकल से मुताल्लिक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या आइंस जो हैं, जैसे कि OH आइन है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। हाइड्रोनियम आइन है, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो ये इनके गिर्द भी फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसमें दोनों में फ़र्क है, बहरहाल अभी तो नहीं क्लियर कर सकता। ये बड़ा अहम पॉइंट था जिसको मैंने आपको समझाया था। अब एक बात ज़रा समझ लीजिएगा, एक एटम को अगर आप देखें, बहुत अहम तरीन बात बता रहा हूँ, एक एटम को अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को आप ले लेते हैं, इसको ले लें H2। ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने आपको स्पेस से फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरफ लेके गया था। फिर मैंने आपको पार्टिकल्स का बताया, इलेक्ट्रॉन भी जो है और प्रोटॉन भी जो है। बात क्या है? फोर्स है। कौन सी फोर्स है? या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। अब एक और चीज़ ज़रा आप समझ लीजिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, यानी कि कशिश की कुव्वत डिस्टेंस से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, जैसे कि आयरन है, ये मैग्नेट है, ये आयरन का पीस है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है डिस्टेंस से, यहाँ आके चिपक जाता है इसके साथ, ये आयरन का पीस, ठीक है। और दूसरी रिपल्जन का मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट चार्जेस जो हैं, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां पर आपको अट्रैक्शन नजर आएगी और यहां पर आपको रिपल्जन नजर आएगी, मतलब हटाओ। मिसाल के तौर पर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को आप नज़दीक लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से भागेंगे। वजह क्या है? क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप नज़दीक लेके आएंगे तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे से भागेंगे, रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नज़दीक लेके आते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्यों? क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस जो हैं उनमें अट्रैक्शन नज़र आती है और डिफरेंट चार्जेस में आपको रिपल्जन नज़र आती है। ये बात समझ में आ गई? इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब ज़रा आप ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझें। आखिर ये मैग्नेट के अंदर ये चीज़ पैदा क्यों हो रही है, इसको भी समझने से पहले आप इस चीज़ को समझें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। चीज़ों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैं आयरन के पीस की ही बात क्यों कर रहा हूं? सवाल ये पैदा होता है, आयरन का पीस ही इस मैग्नेट के नज़दीक क्यों जा रहा है? हम बचपन से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं। अगर इसकी जगह पर मैं वुड का पीस रखता हूँ, लकड़ी का पीस रखता हूँ, तो इसको मैं नज़दीक करता हूँ, नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही। लकड़ी के पीस को मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच रहा, लेकिन इस आयरन के पीस को मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब हमारे पास चीज़ें जो है वो दो किस्म की हो गई। एक वो चीज़ें जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और दूसरी वो चीज़ें जो कि विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे पास वुड है, ये मिसाल मैंने आपको देके समझा दी। विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वुड है, लकड़ी है। बात समझ आ रही है आपको? ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो मैंने चीज़ों की मिसाल आपको देके समझाई, ठीक है। अब पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बात, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है ना, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, लिमिटेशन का, ये समझने के लिए आपको इस बात को समझना पहले ज़रूरी है। तो चीज़ों में मैंने आपको बता दिया, चीज़ें दो किस्मों की हैं, जिनमें एक वो चीज़ें जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जैसे कि आयरन, और दूसरी वो चीज़ें जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, रबर है। ठीक हो गई ये बात?
एग्जैक्टली एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अच्छा, हमें पता कैसे चला? हमें पता ऐसे चला कि आयरन जो है इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और वुड जो है इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये वुड जो है मैग्नेट के पास अट्रैक्ट नहीं हुआ। मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तो पार्टिकल्स की बात हो गई, सॉरी ये तो चीज़ों की बात हो गई जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ले लें। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या करेगा जब इस मैग्नेट के पास इसको लेके जाएंगे? क्या ये अट्रैक्ट होगा या ये रिपेल होगा या ये न्यूट्रल रहेगा? न्यूट्रल। तीनों केस मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इस मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो ये आयरन के पीस की तरह खिंचा चला जाएगा मैग्नेट की तरफ, या आप जो है इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो क्या ये मैग्नेट से दूर हटेगा? या तीसरी पोजीशन न्यूट्रल की है, जैसे कि ये वुड है, लकड़ी का पीस है, ये न्यूट्रल है लकड़ी का पीस, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। या तो फिर ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आप इसको नज़दीक करेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, ना तो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को नज़दीक करने पर ये खिंचा चला जा रहा है मैग्नेट की तरफ, ना ये मैग्नेट से दूर हट रहा है, ना तो अट्रैक्शन हो रही है, ना ये अट्रैक्ट हो रहा है, ना ये रिपेल हो रहा है, ना ये दूर हट रहा है, बल्कि इसको कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। 3 पोजीशंस मैंने आपको मॉलिक्यूल्स की बता दी। अभी मैंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, याद रहे कि ये अट्रैक्ट होगा या ये रिपेल होगा या ये न्यूट्रल होगा। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स इस हिसाब से हमारे पास होते हैं 2 किस्म के, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वो मालूमात हैं आपको शायद कहीं से सुनने को मिलें। जो हमारे पुराने प्रोफेसर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, वो ये इल्म जो है ना वो चले गए दुनिया से लेके। बड़े काबिल लोग थे जिन्होंने बुक्स डिज़ाइन की, वो इस दुनिया से चले गए। अभी इक्का दुक्का अगर कोई है ना अभी वो जिनके पास ये इल्म है, वो बेचारे इतने नाराज़ हुए हैं स्टूडेंट्स से कि वो उनको बताना ही नहीं चाहते। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, आप सीख लीजिए, खुश नसीब हैं ये, सीख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हमारे पास या तो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा या न्यूट्रल होगा। तीनों मैंने आपको बता दिए, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या न्यूट्रल। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक है। मतलब अगर आप इसको मैग्नेट से नज़दीक करेंगे तो क्या होगा? ये मैग्नेट से दूर हटेगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है, कि अगर आप इसको मैग्नेट से नज़दीक करेंगे तो ये मैग्नेट की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो जो मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, और जो मॉलिक्यूल मैग्नेट से रिपेल होते हैं, दूर हटते हैं, पीछे हटते हैं, उनको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। समझ में आ रही है बात? न्यूट्रल जो है उसको तो मैं बता चुका हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ना तो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट की तरफ, ना उनसे दूर हटेंगे, बस जहाँ तक आप उनको धक्का दे के ले जाते रहेंगे वो बेचारे चलते रहेंगे। तो इसमें तो बात नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, वाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अब इस सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इसको मिटाऊं मैं, क्योंकि जब तक ये समझेंगे नहीं ना आपको आगे आने वाली MOTB समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से ज़रा इसको सुन लीजिए।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पहले ले लें, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर आएंगे? 1s1, इसके पास भी 1s1, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? 1s2, ये बनेगा, ठीक है। और ये कब बना है? जब ये बना है। इसके बनने का मतलब ये है कि H2 का मॉलिक्यूल बन चुका, H2 का मॉलिक्यूल बन चुका। अब यहाँ पर हमें एक वजह समझ में आ गई कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इन H2 मॉलिक्यूल there is no half filled orbital. That is why it is diamagnetic. It is diamagnetic. क्लियरली आपको ये बात पता चल गई कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होगा वो क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा। अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, ये ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर 2px 2py 2pz, और यहाँ पर 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, सिंगल रख दें और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें, डबल कर दें। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन और फिर इसको डबल कर दें। ऑक्सीजन के एटम की अगर बात करें वहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, ये रहे, लेकिन हम तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2py, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों मिले, और इसी तरह ये 2pz एक ऑक्सीजन एटम का, 2pz दूसरे ऑक्सीजन एटम का, ये मिलेंगे और उसके नतीजे में बनेगा 2pz। अब इनको मैं इस तरह से रखता हूं तो ये देखें। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल अब बना है, ये जो कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये कब हुआ है? जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बनने के दौरान ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पूरे फिल हो गए। अब ये हाफ फिल्ड नहीं है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑर्बिटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फिल है। अभी मैंने क्या बताया था कि इन H2 मॉलिक्यूल देयर इज नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। और यहां पर अगर आप देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देयर इज नो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब यहां पर भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोई नहीं है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, ऐसी ही बात है। तो इसको क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये मैग्नेट से रिपेल नहीं होता। अब क्या किया जाए? ऑक्सीजन क्या है? हालांकि अभी मैंने आपको बताया हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है वीबीटी के मुताबिक, ये सब कुछ वीबीटी के मुताबिक चल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक चल रहा है, सब कुछ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है तो भाई इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए ना।
लेकिन हाफ वीबीटी कह रही है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल फिल हो चुके, तो फिर इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका जवाब दीजिए। वीबीटी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये सेकंड लिमिटेशन थी इसकी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। आगे एमओटी जो आ रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो इसका जवाब देगी। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास लिमिटेशन है वो क्या है? इट फेल्स टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। तीसरा ये ऑब्जेक्शन है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है? डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमते फिरते रहना। अगर आप एक आयरन के पीस को देखें ना अंदर से, तो उसके अंदर आपको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। आयरन का जो पीस है ना, ये आयरन का पीस है, इसके अंदर जो एटम है, ये एटम मैंने बना दिए। आयरन के पीस के अंदर सारे आयरन के एटम हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं इस पूरे पीस के अंदर, डीलोकलाइज होते हैं। लोकलाइज का मतलब होता है, लोकलाइज का मतलब होता है एक जगह होना, एक जगह होना। डीलोकलाइज का मतलब होता है घूमते फिरते रहना। डीलोकलाइज का मतलब होता है घूमते फिरते रहना, घूमते फिरते रहना। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में नहीं, मेरे ख्याल में कुछ और मॉलिक्यूल्स के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को नोट किया गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को नोट किया गया। तो उन्होंने बोला डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का घूमते फिरते रहना। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम फिर रहे हैं तो बॉन्ड किसने बनाया हुआ है भाई? सोचने की बात। हाँ, सोचने की बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वीबीटी कह रही है इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया है, पेयर बन चुका है। इलेक्ट्रॉन्स का ये पेयर एक जगह पर रुक चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो घूम फिर किस तरह से रहे हैं? जिस तरह के इस आयरन के पीस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी दीजिए। लेकिन वीबीटी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। अब यहाँ पर एक टेबल भी मौजूद है, ठीक है, और एक सेल्फ असेसमेंट भी मौजूद है। अब मैं थक गया थोड़ा सा, सेल्फ असेसमेंट और ये टेबल जो है ना, शॉर्ट वीडियो बना के फिर आपको मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर एक दफ़ा समझ में नहीं आई तो एक दफ़ा और देखिए, ठीक है। इसको समझना, इस पूरे लेक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है। इस लेक्चर को नोट भी कीजिए, ड्राइंग भी कीजिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।